नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 1 से 3 अगस्त तक चंबा जिले के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के प्रमुख आयोजनों में भाग लेने के साथ साथ जिले को कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री 1 अगस्त को नई दिल्ली से पठानकोट पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंबा के सुल्तानपुर हेलीपैड जाएंगे। इसके बाद वे सर्किट हाउस चंबा में रात्रि विश्राम करेंगे। 2 अगस्त को मुख्यमंत्री चौगान में आयोजित समारोह में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वे पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल सरोल में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी सदस्यों व विद्यार्थियों से भी संवाद करेंगे। दोपहर बाद मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के दंगल और पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके बाद वे पारंपरिक मिंजर शोभा यात्रा में भाग लेंगे और शाम को सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता करेंगे। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री आम लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। वहीं 3 अगस्त को मुख्यमंत्री चंबा से सुल्तानपुर हेलीपोर्ट के लिए रवाना होंगे। वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से पठानकोट, फिर विमान से चंडीगढ़ और बाद में हेलीकॉप्टर से शिमला लौटेंगे। हालांकि मौसम की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आवश्यकता अनुसार बदला भी जा सकता है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और कारोबार को अधिक सुगम बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति प्रक्रिया में व्यापक बदलाव करते हुए उद्योगों के लिए वन टाइम सहमति प्रमाण पत्र की व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है और इसके तहत उद्योगों को अब बार-बार अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी और उनकी सहमति की वैधता 5 वर्ष से बढ़ाकर अब अधिकतम 25 वर्ष कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत पंजीकृत लगभग 12,500 उद्योगों को इस नई व्यवस्था का लाभ दिया जाएगा। इससे उद्योगपतियों को बार-बार बोर्ड के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और कारोबार करना पहले की तुलना से अधिक आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ये पहल स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करेगी। साथ ही उद्योगों के संचालन में आने वाली प्रशासनिक बाधाएं कम होगी और उद्यमियों का समय व संसाधन दोनों बचेंगे। इसी के साथ अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान सलाहकार और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राम सुभग सिंह का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना के अनुसार उनका सेवा विस्तार 1 अगस्त 2026 यानी कि कल से प्रभावी होगा। राम सुभग सिंह को 31 जुलाई 2023 को रिटायरमेंट के बाद मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया था। इसके बाद सितंबर 2024 में उनका पहला सेवा विस्तार किया गया और अब सरकार ने लगातार तीसरी बार उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सेवा विस्तार की शर्तें और नियम अलग-अलग से जारी किए जाएंगे। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी रहे राम सुभग सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। प्रशासनिक सेवा के दौरान उन्होंने ऊर्जा, पर्यटन सहित कई महत्वपूर्ण विभागों में कार्य किया है और सरकार उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव का लाभ मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में लगातार ले रही है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 14 स्कूल प्रधानाचार्यों को उपनिदेशक शिक्षा यानी कि डीडीई के पद पर प्लेसमेंट प्रदान की है। सरकार ने सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे वर्तमान में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे अधिकारियों से कार्यभार लेकर तुरंत अपने नए तैनाती स्थल पर पदभार ग्रहण करें। वित्त विभाग के 24 मई 2023 के निर्देशों के अनुसार यदि कोई अधिकारी निर्धारित समय में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका प्लेसमेंट स्वतः निरस्त माना जाएगा और वरिष्ठता सूची में अगले पात्र अधिकारी को यह अवसर दिया जाएगा और इसके लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी प्लेसमेंट आदेश सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी लेखराज एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा। न्यायालय के फैसले के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर शिक्षा विभाग ने विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर बड़ा फैसला लेते हुए स्कूल कैडर के 50
50 हेडमास्टरों को प्रिंसिपल पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं और ये पदोन्नति दिव्यांग श्रेणी के पात्र अधिकारियों को प्रदान की गई है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सभी पदोन्नत अधिकारियों को संशोधित वेतनमान लेवल 21 में नियुक्त किया गया है और इनमें कई अधिकारी पहले से ही प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं, जबकि कुछ अधिकारी सेवानिवृत्त और दिवंगत हो चुके हैं। विभाग ने पात्र अधिकारियों को विभिन्न तिथियों से काल्पनिक पदोन्नति का लाभ भी स्वीकृत किया है और विभाग ने पदोन्नति के साथ 10 नव पदोन्नत प्रिंसिपलों की नई तैनाती भी तय कर दी है। शिक्षा विभाग ने सभी पदोन्नत अधिकारियों को वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप तत्काल नए कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दिए हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो प्रदेश के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के आंकड़े को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदेश के स्कूलों में प्रवक्ता यानी कि पीजीटी के 3,378 पद खाली है और ये खुलासा शिक्षा विभाग द्वारा सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई के तहत उपलब्ध करवाई गई जानकारी में हुआ है। विभाग ने 10 जुलाई तक की जिलावार और विषयवार रिक्तियों का विस्तृत विवरण जो है वो जारी किया है। आरटीआई के जवाब में जारी दस्तावेज के अनुसार सबसे अधिक 629 रिक्तियां कांगड़ा जिले में है। इसके बाद मंडी में 557, शिमला में 475, चंबा में 361, सिरमौर में 314 और सोलन में 272 और ऊना में 237 पद लेक्चरर्स के खाली है। वहीं सबसे कम रिक्तियां किन्नौर में 60 दर्ज की गई है और विषयवार आंकड़ों के अनुसार अंग्रेजी के 285, वाणिज्य के 330, राजनीतिक विज्ञान के 321, आईपी के 984, इतिहास के 245 और हिंदी के 271, अर्थशास्त्र के 211 सहित कई विषयों में बड़ी संख्या में पद खाली चल रहे हैं। गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे विषयों में भी सैकड़ों पद खाली पड़े हुए हैं। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूलों में किस तरीके से जो है वो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, क्योंकि अधिकतर पद जो शिक्षकों के खाली बताए गए हैं वो खासतौर पर साइंस, अंग्रेजी और भौतिक विज्ञान जैसे कई महत्वपूर्ण जो विषय होते हैं जिसमें लगातार जो है वो छात्रों की हम ये कह सकते हैं कि छात्र जिसमें पढ़ने में कमजोर पाए जाते हैं या बोर्ड परीक्षा में भी जो है वो लगातार जो रिजल्ट है वो गिरता जाता है। तो ऐसे में अब सरकार के लिए और शिक्षा विभाग के लिए जरूरी हो गया है कि तमाम स्कूलों में लेक्चरर्स के खाली पदों को जल्द भरा जा सके। इसी के साथ अगली खबर की बात करते हैं तो उच्च शिक्षा निदेशालय ने सरकारी कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतन निर्धारण मामलों में नई व्यवस्था लागू कर दी है। निदेशालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब किसी भी गैर शिक्षण कर्मचारी का पे फिक्सेशन प्रस्ताव संबंधित जिले के उच्च शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में तैनात सेक्शन ऑफिसर वित्त और लेखा से जांच और सत्यापन करवाए बिना सीधे निदेशालय नहीं भेजा जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी सरकारी कॉलेजों, SCRT, GCTE और संस्कृत कॉलेजों के प्राचार्यों को जारी आदेशों में कहा गया है कि पे फिक्सेशन के सभी प्रस्ताव पहले संबंधित सेक्शन ऑफिसर से विधिवत जांच और सत्यापन के बाद ही निदेशालय को भेजे जाए। निदेशालय के अनुसार कई संस्थानों से मंत्री वर्गीय कर्मचारियों, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक और लैब अटेंडेंट और लाइब्रेरियन के पे फिक्सेशन प्रस्ताव बिना वित्तीय जांच के सीधे भेजे जा रहे थे। इससे ऑडिट के दौरान कई आपत्तियां सामने आ रही थी और मामलों के निपटारे में अनावश्यक देरी हो रही थी। इसलिए यह स्पष्ट कहा गया है कि अब पे फिक्सेशन के जो मामले हैं वो पहले वित्त अधिकारियों से और वित्त शाखा से जो है वो कंफर्म किए जाएंगे, उसके बाद जो है वो निदेशालय भेजे जाएंगे। अगली खबर की बात करें तो बेरोजगार कला अध्यापक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने आज सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात कर लंबित मांगों को उठाया। इस दौरान संघ ने मिडिल स्कूलों में कला अध्यापक के पद भरने के लिए लगभग 100 विद्यार्थियों की अनिवार्य शर्त को समाप्त करने की मांग उठाई। संघ का कहना था कि इस शर्त के कारण अनेक स्कूलों में कला अध्यापक के पद नहीं भरे जा रहे हैं और इस पर शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस विषय को कैबिनेट में रखा जाएगा और शर्त हटाने पर सकारात्मक विचार किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से रिक्त पड़े करीब 1200 कलाध्यापकों के पदों को शीघ्र भरने की भी मांग उठाई और इस पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भरोसा दिलाया कि इन पदों को जल्द ही बैचवाइज और कमीशन के माध्यम से भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगली खबर की बात करें तो लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं और छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है और छात्रों के आंदोलन के दौरान जिस प्रकार बल प्रयोग किया गया वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल और सांसद कंगना रनौत के बयानों को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेवारी समझते हुए बयान देने चाहिए और ऐसे मुद्दों पर संयम बरतना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति के लिए भी जगह होती है। सरकार और जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे जनता की समस्याओं को सुने और संवाद के माध्यम से समाधान निकाले। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने इस दौरान बड़ा दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस संगठन सृजन और विस्तार अभियान के तहत लगातार नए लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ रही है। उन्होंने बताया कि आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के 70 से अधिक लोगों ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट में स्कूल बसों की समय सीमा से जुड़े मामलों पर एक साथ सुनवाई के लिए सभी याचिकाओं को 5 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इन मामलों में कोर्ट ने याचिकाकर्ता शिक्षण संस्थानों को उसकी 15 साल पुरानी बसें चलाने की अंतरिम अनुमति दे रखी है। अदालत ने कहा कि छात्रों और आम यात्रियों की सुरक्षा के मानक अलग अलग नहीं हो सकते। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में अंतरिम आवेदन दायर कर अपनी 15 साल पुरानी स्कूल बसों को सड़क पर चलाने की अनुमति मांगी थी। सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है। प्राथमिक स्कूलों की ओर से कहा गया है कि राज्यों में कई निजी और यात्री बसें ऐसी है जिन्हें 20 से 25 साल की अवधि पूरी होने के बाद भी चलने की अनुमति दी जा रही है। जब 20 साल पुरानी बस में सफर करने वाले आम यात्री सुरक्षित रह सकते हैं तो ये मान लेना तर्कसंगत नहीं है कि 15 साल पुरानी बस में स्कूली बच्चे असुरक्षित हो जाएंगे। कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिए थे कि याचिकाकर्ताओं को संबंधित बसों से छात्रों को लाने व ले जाने की अनुमति दी जाए। अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए पुलिस के 2 कांस्टेबलों की बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कानून के रक्षक ही जब कानून का उल्लंघन करने लगे तो उन्हें सेवा में बनाए रखना उचित नहीं है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस मामले में दोषी पुलिस के कांस्टेबल हैं जिन्हें एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया है और जिन पर एनडीपीएस मामलों की जांच करने और दोषियों को सजा दिलाने की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थी, वे खुद इन अपराधों में संलिप्त पाए गए हैं। ऐसी स्थिति में बर्खास्तगी की सजा को किसी भी तरह से अत्यधिक या असंगत नहीं कहा जा सकता। अदालत ने डीजीपी की ओर से संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत बिना विभागीय जांच के की गई बर्खास्तगी की कार्रवाई को पूरी तरह से वैध ठहराया है। अब अगली खबर की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटे की गलत लाभ उठाकर टीजीटी मेडिकल शिक्षक की नौकरी हासिल करने के मामले में विजिलेंस की कार्रवाई तेज हो चुकी है। विजिलेंस की टीम ने चारों आरोपित शिक्षकों को मंडी कार्यालय में तलब कर उनसे पूछताछ की और उनके ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड कब्जे में लिया है। यदि पड़ताल में रिकॉर्ड और लगाए गए आरोप सही पाए गए तो चारों आरोपितों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर आपराधिक मामला चलाया जाएगा। मामला 2022 के भर्ती बैच से जुड़ा हुआ है। आरोपी 2024 में नौकरी में लगे थे। आरोप है कि नौकरी पाने वाले चारों शिक्षकों ने फर्जी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जमा करवाए थे, जबकि वे इस कोटे की निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते थे। विजिलेंस को शिकायत मिली थी कि संपन्न परिवारों से संबंध रखने के बावजूद इन अभ्यर्थियों ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रमाण पत्र बनवाए और पात्र गरीब अभ्यर्थियों का हक मारकर नौकरी हथिया ली। विजिलेंस सिर्फ शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि पुलिस समेत अन्य सरकारी विभागों में भी ईडब्ल्यूएस और अन्य आरक्षित श्रेणियों के तहत भर्ती हुए कर्मचारियों के दस्तावेजों की भी सूक्ष्मता से जांच कर रही है। वहीं फर्जी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र से आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी की नौकरी प्राप्त करने वाले 4 डॉक्टरों के विरुद्ध विजिलेंस ने चार्जशीट दायर करने की तैयारी कर ली है। विजिलेंस इस मामले में एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर चुकी है और 3 अन्यों के विरुद्ध इसमें जांच चल रही है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश सरकार हिमकेयर योजना की जगह नई इंश्योरेंस आधार
आधारित स्वास्थ्य योजना लागू करने की तैयारी में है। योजना को अंतिम रूप देने के लिए विभागीय स्तर पर औपचारिकताएं पूरी की जा रही है और जल्द ही बीमा कंपनी के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद पात्र मरीजों को अस्पताल में कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाना, अस्पतालों के दावों की निगरानी मजबूत करना और फर्जी क्लेम पर प्रभावी रोक लगाना है। प्रस्तावित योजना के तहत मरीजों के इलाज, जांच और अस्पतालों द्वारा किए गए दावों का डिजिटल सत्यापन किया जाएगा। बीमा कंपनी भुगतान से पहले यह सुनिश्चित करेगी कि जिन मेडिकल जांचों और उपचारों का दावा किया गया है वे वास्तव में मरीज को उपलब्ध करवाए गए थे। इससे फर्जी बिलिंग, अनावश्यक जांच और गलत भुगतान की संभावनाओं को कम किया जा सकेगा। इसी के साथ अगली खबर की बात करें तो कुल्लू जिला के आनी में आज सुबह एक सड़क हादसे में डॉक्टर दंपत्ति की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी घायल हो गई। हादसा राणाबाग देहुरी सड़क पर करोई गाड़ के पास हुआ है, जहां अचानक कार पर पत्थर गिरने से वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। कार में आनी के अमरबाग निवासी डॉक्टर ब्रिजलाल, उनकी पत्नी सुनीता और बेटी भव्या सवार थे। हादसे में डॉक्टर ब्रिजलाल और उनकी पत्नी सुनीता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी भव्या घायल हो गई। घायल युवती का उपचार अन्य अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर ब्रिजलाल रामपुर स्थित एक निजी अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अगली खबर की बात करें जो कि आज पूरे हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। हारमोनी ऑफ द पाइन्स ऑर्केस्ट्रा की 2 महिला कांस्टेबलों, जिसमें कि दीपिका ठाकुर और कृतिका कंवर कार्यस्थल पर दीपिका ठाकुर और कृतिका कंवर ने कार्यस्थल पर मानसिक उत्पीड़न, मानहानि, अवैध निगरानी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप लगाते हुए महिला थाना शिमला में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने महिला कांस्टेबल की शिकायत पर गोपी जैक्स के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक प्रेस वार्ता के दौरान गोपी जैक्स ने महिला कांस्टेबल के संबंध में सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की। आरोप है कि उन्होंने महिला कर्मी की शारीरिक बनावट को लेकर भी टिप्पणी की, जिससे उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। महिला कांस्टेबल ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि प्रेस वार्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ, जिससे उन्हें मानसिक पीड़ा, सार्वजनिक अपमान और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। उनका कहना है कि सार्वजनिक मंच पर की गई टिप्पणियों से एक महिला कर्मचारी की व्यक्तिगत गरिमा प्रभावित हुई है। जिला पुलिस ने बताया कि शिकायत और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और विधि सम्मत जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगली खबर की बात करें तो बिलासपुर जिले के दधोल कला गांव में आज दोपहर करंट लगने से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब युवक घर की छत पर किसी काम से गया था। छत पर लगी लोहे की रेलिंग में अचानक करंट आने से उसे जोरदार झटका लगा और वह संतुलन खोकर नीचे गिर गया। गंभीर रूप से घायल युवक को पहले स्थानीय निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे नागरिक अस्पताल घुमारवीं रेफर कर दिया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने 6 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कई स्थानों में भारी वर्षा की संभावना जताई है और इसके अलावा किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का भी अनुमान है। जिला स्तर की चेतावनी के अनुसार कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, शिमला, सिरमौर और ऊना के विभिन्न दिनों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है और कई जिलों में लगातार बारिश का दौर बने रहने से भूस्खलन, सड़क बाधित होने और जल भराव जैसी स्थितियां पैदा हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।